अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम अकरम खान है। मैं अनीस हुसैन में प्रोग्राम हेड की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, एम कैट ई कैट के हवाले से। बेटा, अ, आज की इस वीडियो का मकसद आपको जो 2025-26 एमबीबीएस बीडीएस फॉर्म्स के साथ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसकी तफसीलात बताना और समझाना है। डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर्म सबमिशन में। अगर इसमें कोई गलती हो बेटा, तो फिर आमतौर पे फॉर्म रिजेक्शन की तरफ चला जाता है, या अगर रिजेक्शन की तरफ ना भी जाए तो एटलीस्ट फॉर्म के हवाले से ऑब्जेक्शन लग जाती है, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने होते हैं, सही करने होते हैं, फिर जाके वो फॉर्म अप्रूव होता है। तो इसीलिए बेटा मैं चाहूँगा कि आप किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें। देखिए, जो फॉर्म्स ओपन हुए हैं वो 5 नवंबर से ओपन हुए हैं, और इसकी डेडलाइन 17 नवंबर है। बच्चों को ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में भरने से शायद उनका एडमिशन में कहीं ना कहीं उनको आसानी मिलेगी। बेटा, ये बात मैं बारहा कर चुका हूँ कि फॉर्म सही भरना इम्पोर्टेंट है, फॉर्म जल्दी भरना इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी भी तरह से आपने जल्दी फॉर्म भरा, लेकिन उसमें गलतियां की आपने, तो वो गलती आपके अच्छे एग्रीगेट होने के बावजूद आपके गले में अटक सकती हैं, आपको प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकती है। तो बेटा, इतना इम्पोर्टेंट आपकी ज़िंदगी का एक एडमिशन है, उस मामले में जल्दबाजी करके गलत फॉर्म भर के गलत डॉक्यूमेंट साथ दे के आप बाद में परेशान हो, और उस परेशानी का फिर मेरे पास तो एटलीस्ट कोई हल नहीं है। बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमसे फला गलती हो गई, अब हम क्या करें, फला गलती हो गई, अब हम क्या करें। तो बेटा, उस गलती का क्या होगा उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, ना मैं बता सकता हूँ। जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें चाहिए हैं, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, उसके बारे में गाइडेंस दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप गलतियां करते हैं जज्बाती हो के जल्दबाजी में फॉर्म भर के, तो बेटा उसकी मालूमात मेरे पास नहीं है। तो मैं इसीलिए चाहूँगा हर चीज़ तसल्ली से सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, और फिर उसी हिसाब से फॉर्म भरिए और फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए। अगर आपने ये चीज़ को इंशाल्लाह तफसीलन देखा वीडियो को और एक एक चीज़ को समझा, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपसे कोई गलती नहीं होगी और आप हर चीज़ प्रॉपर वे में सबमिट कर सकोगे। मैं थोड़ा सा टाइम इसी वजह से वीडियो बनाने में लगाता हूँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी में बगैर मालूमात के, बगैर कंफर्मेशन के चीज़ों के वीडियो नहीं बना देता। मैं चीज़ों की पहले मालूमात करता हूँ, और मालूमात हुकूमती इदारों से करना बहुत मुश्किल काम है, और उस मालूमात को करने में बहुत टाइम दरकार होता है, बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपको मालूम है कि हुकूमती इदारे जो हैं ना वो फ़ोन पिक करते हैं, ना वो ईमेल का रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन बहरहाल 3 से 4 दिन के अंदर आपको ये वीडियो 5 तारीख के बाद अगर मिल जाए, तब भी आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा जिसमें आप तसल्ली से ये फॉर्म और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट कर सकोगे। बहरहाल बेटा, आज की वीडियो का मकसद सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्म करना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। मैं ये बताता चलूं कि इस दफ़ा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है जैसे हर साल हुआ करता था। एक फिजिकल फॉर्म भी हुआ करता था जो कि आमतौर पे कोरियर सर्विस से मिलता था, लेकिन इस दफ़ा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बल्कि आपको ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना है, सबमिट करना है, और उसी का प्रिंट आउट निकालना है। अब इस मामले में ये जहन में रखिएगा कि सिंध सूबे को 24 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ है। उनमें से एक कराची है, और बाकी 23 डिस्ट्रिक्ट बाकी सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं। उन 23 डिस्ट्रिक्ट में से 13 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो टैग्ड हैं लम्स से। लम्स यानी कि
लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज जो कि जामशोरो में है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट जो इस लम से टैग्ड हैं उनमें नंबर 1 पे हैदराबाद है, थरपारकर है नंबर 2 पे, सांगड़, उमरकोट, शहीद बेनजीराबाद जिसको नवाबशाह कहा जाता था पहले, जामशोरो, ठट्टा, मिठियारी, सजावल, टंडवाला यार, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास। कि वो 13 डिस्ट्रिक्ट है जिनसे अगर आपका ताल्लुक है तो आप फिर लम्स का फॉर्म भरेंगे। और उसका उसकी वेबसाइट है www.lums.edu.pk। इसका लिंक मैं ग्रुप पे भी भिजवा चुका हूँ। अगर आपका ताल्लुक कराची से है तो आप डाउ का फॉर्म भरेंगे, एडमिशंस .duhs.edu.pk। तमाम कराची के बच्चे, चाहे वो उनका ईस्ट का डोमिसाइल हो, वेस्ट का हो, सेंटर का हो, कहीं का भी हो, तमाम कराची के बच्चे डाउ का जो ना फॉर्म भरेंगे। उसका भी लिंक ग्रुप पे भिजवा चुका हूँ। बाकी जो 10 बचे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, लाड़काना, कशमोर, शिकारपुर, नौशेरो फिरोज, जैकबाबाद, सक्खर, दादू, गोडकी, कंबल शदादकोट, खैरपुर, ये बच्चे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेंगे admissions.smbbmu.edu.pk पे जाके। ये ऑनलाइन फॉर्म है, चाहे डाउ की वेबसाइट पे हो, चाहे लम्स की वेबसाइट पे हो, चाहे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हो, ये ऑनलाइन फॉर्म है। कोई फिजिकल फॉर्म इस दफा आपने नहीं भरना है। ये ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे, तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और इंफॉर्मेशन को सेव करते जाएंगे, तो एंड पे जाके आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। मैं इंशाल्लाह ये पहली वीडियो के बाद जो डॉक्यूमेंट्स के मुतल्लिक है, आगे फॉर्म को भी स्टेप वाइज भरने का तरीक़ेकार बताऊंगा। उसकी भी सारी नेटिग्रिटी और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो उनका बैकग्राउंड कराची बोर्ड से हो, सिंध बोर्ड से हो, फेडरल बोर्ड से हो, खान बोर्ड से हो, फेडरल बोर्ड से हो, जयाउद्दीन बोर्ड से हो, या कैम्ब्रिज या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कोई भी हो। तो फॉर्म फिजिकल नहीं है, फॉर्म ऑनलाइन है। ये देखिए, ये जो फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का तस्करा हो रहा है नंबर 4 पे, ये एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है? ये एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन फिल होगा, सबमिट होगा और वहीं से इसका प्रिंट आउट निकलेगा। ये वो फॉर्म है, ठीक है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो ये तो नंबर 4 पे जो है, ये तो जब फॉर्म ऑनलाइन फिल करने की वीडियो बताऊंगा तब आप जो ना के पास इसका प्रिंट आउट आएगा। लेकिन उससे पहले इस 4 को अलावा बाकी चीजों को समझ लेते हैं। देखिए बेटा, आपको पहले नंबर पे चाहिए अपना एमडी कैट का एडमिट कार्ड। अच्छा देखिए, देखिए 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। एक वो डॉक्यूमेंट है जो आपकी सिटीजनशिप को साबित करने के लिए होते हैं। और दूसरे वो डॉक्यूमेंट है जो आपके एकेडमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए होता है, के लिए होते हैं। तो अब आप इन एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ का मतलब है, सबसे आखिर में जो चीज हुई वो उसको सबसे ऊपर रखेंगे। उससे पिछला जो चीज हुई उससे नीचे आएगी, उससे पिछली जो चीज हुई उससे नीचे आएगी। ये तरतीब जो यहाँ पर दी हुई है, ये तरतीब ठीक नहीं है। मैं जिस तरतीब से आपसे कह रहा हूँ उसी तरह डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे आखिर में हुआ एमडी कैट। अब एमडी कैट की 2 चीजें आपको चाहिए। नंबर 1, एमडी कैट का एडमिट कार्ड। वो एडमिट कार्ड जो आईबीएस सखन ने इशू किया, वो एडमिट कार्ड आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, यहाँ आईबीएस सखर का तस्करा, रिजल्ट कार्ड कंडक्टेड बाय आईबीएस सखर इसलिए है क्योंकि पिछले सालों में
पूरे पाकिस्तान में आपने टेस्ट कहीं भी दिया, आपको इस बात का इख्तियार दिया गया था कि आप टेस्ट जाके कहीं भी दो, उस स्कोर को लेकर आप जिस सूबे के हो वहां पर फॉर्म फिल करो और आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। यानी एक बच्चा जो सिंध का है, कराची से उसका ताल्लुक है, वो जाके इस्लामाबाद में देता है टेस्ट, तो वो इस्लामाबाद के टेस्ट के स्कोर की बुनियाद पर भी कराची में एडमिशन हासिल कर सकता था। ये लास्ट ईयर तक की पॉलिसी थी। इस साल अ, इन्होंने चूंकि इस बात की पाबंदी लगाई कि जो जिस सूबे का है वो उसी सूबे में टेस्ट देगा, और इसके लिए जब फॉर्म पीएमडीसी के भरे आपने, तो आपने डोमिसाइल भी फॉर्म में अपलोड किया, जो इस बात की दलील थी कि आपका ताल्लुक सिंध सूबे से है। सिंध सूबे का टेस्ट आईबी सखर ने कंडक्ट किया, तो आईबी सखर ने जो एडमिट कार्ड इशू किए थे, वही एडमिट कार्ड आपको यूज करना है इस फॉर्म के साथ, जो डॉक्यूमेंट जाएंगे उनके लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है फोटो कॉपी ऑफ एमडी कैट 2025 एडमिट कार्ड। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि 2024 और 2023 के जो बच्चे हैं वो भी तो एलिजिबल हैं। देखिए, पीएमडीसी एक्ट ये कहता है कि स्कोर 3 साल के लिए वैलिड है। स्कोर 3 साल के लिए वैलिड है, लेकिन एडमिटिंग यूनिवर्सिटी उस वैलिड स्कोर को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। स्कोर 3 साल के लिए वैलिड है, पीएमडीसी एक्ट कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक सिंध में कभी भी कोई पिछला स्कोर अगले अगले साल यूज नहीं हुआ। यानी कि पिछले साल, उससे पिछले साल का स्कोर यूज नहीं हुआ, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने उससे पिछले साल के स्कोर को नल वॉइड करार दिया और कैंसिल कर दिया वो स्कोर। उससे पिछले साल का स्कोर एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि पीएमडीसी ने ही खुद कहा कि इस साल से नहीं, नेक्स्ट ईयर से जो है ना भाई ये पॉलिसी अप्लाई होगी। तो अब तक ऐसा नहीं हुआ, और इस साल भी अब तक कोई इस तरह की सुनबुन पीएमडीसी की तरफ से नहीं आ रही है जिसमें कोई वो इक्विवेलेंट फॉर्मूला दे। देखिए, इक्विवेलेंट फॉर्मूला देना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले साल 200 नंबर का टेस्ट था, इस साल 180 नंबर का टेस्ट है। फिर जाहिर सी बात है, पिछले साल का टेस्ट का लेवल ऑफ टेस्ट और इस साल के टेस्ट के लेवल जो ना भाई सेम तो नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि इस साल का टेस्ट मुश्किल हो, पिछले साल का टेस्ट आसान हो। ऐसा भी हो सकता है पिछले साल का आसान था, इस साल का मुश्किल है। कुछ भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। तो 2021 में पीएमसी का 2020 का स्कोर एक्सेप्ट हुआ। पहले पीएमबीसी नहीं, पीएमसी था ना, जो बीच में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नाम से था। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने 2020 के स्कोर को 2021 में एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने बच्चों के 2020 के स्कोर को इक्विवेलेंट स्कोर में कन्वर्ट किया, और वो इक्विवेलेंट स्कोर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जो था वो उन्होंने यानी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया। बस उन्होंने बच्चों से कहा कि आप अपना पिछले साल का स्कोर बताएं हमें, हम आपको उस पिछले साल के स्कोर की बिहाफ पे आपका पिछले साल का सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट स्कोर में चेंज करके दे देंगे। तो अंदाजा ये हुआ कि जो वो स्कोर यूज हुआ था उसमें हर बच्चे के 10-10 नंबर कट कट गए थे, कम हो गए थे। बेसिकली ये फॉर्मूले में लास्ट ईयर के हाईएस्ट स्कोर, इस साल का हाईएस्ट स्कोर, लास्ट ईयर का लोएस्ट स्कोर, इस साल का लोएस्ट स्कोर, लास्ट ईयर का पासिंग रेशो, इस साल का पासिंग रेशो, ये सब चीजें पुट इन की जाती है। उससे जो फिगर आती है, अगर वो प्लस में आए तो पिछले साल के स्कोर में नंबर से ऐड हो जाते हैं, और वो माइनस में आए तो पिछले साल के स्कोर में नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो इक्विवेलेंट फॉर्मूला जो पीएमसी ने के पास था, उसके थ्रू उन्होंने इक्विवेलेंट स्कोर बनाया, और नेक्स्ट ईयर बच्चों को ये इख्तियार दिया कि आप पिछले साल के जो इक्विवेलेंट स्कोर है उसकी बेसिस पर अप्लाई कर लें, या इस साल का जो आपका स्कोर है उसकी बेसिस पर अप्लाई कर लें, जिसमें भी ज्यादा बेहतर आपके मार्क्स है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसी कोई बात पीएमडीसी ने अब तक की ही नहीं है बेटा। इस वजह से
ये एक अभी तक डाउटफुल कंडीशन है कि पिछले साल का स्कोर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। बहरहाल बार बार मालूमात लेने के बावजूद मुझे इसकी सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि कोई पॉलिसी बन रही है या नहीं बन रही है। इनफैक्ट पिछले साल के स्कोर पर बहुत सारे तहफ्फुज़ात हैं, बहुत सारे लोगों को नेशनल असेंबली ने भी इस हवाले से अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है कि जो ना भाई पिछले साल ये जो 3 साल का वैलिडिटी है वो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि जिसमें पिछले साल का स्कोर यूज हो सकता है तो मैं ज़रूर अपने वॉइस मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने 2025 मेंशन कर दिया है। 2025 का ही एमडी कैट का स्कोर और उसका एडमिट कार्ड चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो आपका एडमिट कार्ड है, जो आईबीएस सक्खर की वेबसाइट से आपने यकीनी तौर पे निकाला होगा। अच्छा, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है ना, फॉर्म को छोड़ के, जो फॉर्म है ना वो फॉर्म का प्रिंट आउट जब निकल रहे तो वो ओरिजिनल है, तो फॉर्म की कोई फोटोकॉपी नहीं करानी। लेकिन इसके अलावा तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो प्रोसेसिंग फी है उसकी कोई फोटोकॉपी नहीं करानी। ये दो डॉक्यूमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट नंबर 3 और डॉक्यूमेंट नंबर 4 को छोड़ के, ये डॉक्यूमेंट नंबर 3 है जो फी का जो वाउचर है, और डॉक्यूमेंट नंबर 4 है, इन दो चीजों को छोड़ के आपने, ये दो चीजें ओरिजिनल जानी है, इन दो चीजों को छोड़ के आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटो, ओरिजिनल नहीं बल्कि उनकी फोटोकॉपी सबमिट करनी है। और याद रखिए बेटा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप, जिस जिस डॉक्यूमेंट की भी आप फोटोकॉपी सबमिट कर रहे हैं उस वो अटेस्ट होना जरूरी है। अटेस्टेशन 17 ग्रेड के ऑफिसर से होगी, 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्टेशन होगी। कोई अटेस्टेशन आईबीसीसी से सिंध के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट की। एक बहुत यानी कि अलमिया है कि सोशल मीडिया हमारा बहुत मिसगाइड करता है, गाइडेंस तो नहीं मिलती, मिसगाइड किया जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो दिल चाहे, जिसको जो दिल चाहे वो बोल सकता है। तो वो अपनी मर्जी से लोग जो चाहे बोलते हैं और इससे लोग मिसगाइड होते हैं और परेशान, वो खुद भी होते हैं और हमें भी परेशान करते हैं। इसी वजह से बेटा मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ और सही इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ, उसके बाद फिर आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करता हूँ। तो इसी वजह से बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि आईबीसीसी अटेस्टेशन किसी भी डॉक्यूमेंट की सिंध के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में रिक्वायर्ड नहीं है। सिंध के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पहली बात, अच्छा मैं इसमें दो बातें कर दूं। पहली बात ये कि ये जो आईबीसीसी अटेस्टेशन है ये नम्स को रिक्वायर्ड है। जब नम्स के फॉर्म आएंगे ना तब उनको रिक्वायर्ड होती है, लास्ट ईयर भी रिक्वायर्ड थी। और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है। मैट्रिक की ओरिजिनल मार्कशीट की अटेस्टेशन आईबीसीसी से, मैट्रिक के सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन, इंटर की मार्कशीट की अटेस्टेशन, इंटर के सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन। तो ओरिजिनल मार्कशीट्स और ओरिजिनल सर्टिफिकेट की आईबीसीसी से अटेस्टेशन नम्स में रिक्वायर्ड है। अगर आप में से कोई नम्स में अप्लाई करना चाहते हैं जिसका भी फॉर्म नहीं आया, तो उनको फिर आईबीसीसी अटेस्टेशन अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपीज को नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को पहले से करवा के रखना चाहिए। और वो अटेस्टेशन के लिए पहले बोर्ड से आपको वेरीफाई कराना होता है अपने डॉक्यूमेंट को। मार्कशीट है तो मार्कशीट को वेरीफाई कराना पड़ता है, सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराना पड़ता है, और उसके बाद जाके आईबीसीसी से उसको अटेस्ट कराना होता है। लेकिन ये अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट सिंध सूबे में के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में नहीं है। अच्छा, अक्सर और बेशतर जब मैं ये बात करता हूँ ना तो बच्चे मुझे आ, ये यही जो ना भाई, ये जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है ना ये भेजते हैं, और उसमें मुझे ये पॉइंट नंबर 7 या पॉइंट नंबर 6, 5th 6th 7th 8 ये जो ना भाई भेज देते हैं। इसमें देखिए लिखा है कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन पक्का सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट।
और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफाइड बाय आईबीसीसी। देखिए ये जो सर्टिफाइड बाय आईबीसीसी का तस्करा है ना, ये तस्करा इसके लिए, यहाँ ये जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है, उसके हवाले से बात हो रही है, सर्टिफाइड बाय आईबीसीसी। अच्छा, यहाँ पर एक तो ये कि ये यहाँ से इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफाइड बाय आईबीसीसी, ये ये जो पॉइंट है ना यहाँ से, ये इसके लिए। कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन पक्का सर्टिफिकेट ये अलग पॉइंट है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफाइड बाय आईबीसीसी ये अलग अलग पॉइंट है। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि वो एग्जाम जो कि पाकिस्तानी सिस्टम के अलावा किसी सिस्टम से दिया गया, उसको इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कहा जाता है। जैसे कुछ बच्चे कैम्ब्रिज सिस्टम से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे आईबी सिस्टम से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों ने जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इंडियन बोर्ड से पढ़ा हुआ है, अमेरिका कनाडा से आने वाले हाई स्कूल करके आते हैं। तो वो जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है ना, उन उनको उनके लिए रिक्वायर्ड है कि वो जाएं आईबीसीसी और आईबीसीसी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाएं। ये इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का ये मतलब है कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाना है। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफाइड, सर्टिफाइड लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है फॉर द सर्टिफिकेट मेड बाय आईबीसीसी। तो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट बनाना है हर उस बच्चे को जिसने पाकिस्तानी सिस्टम के अलावा पढ़ा। खान बोर्ड वाले पूछ रहे हैं सर हमें भी इक्विवेलेंसी बनानी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनानी। फेडरल बोर्ड वालों को नहीं बनानी, कराची बोर्ड वालों को नहीं बनानी, जियाउद्दीन बोर्ड वालों को, किसी भी पाकिस्तानी सिस्टम से पढ़ा तो नहीं बनानी। लेकिन अगर अदर देन पाकिस्तान सिस्टम पढ़ा तो फिर बेटा आपको अपनी इक्विवेलेंसी बनानी है आईबीसीसी से। ये वो मेंशन हुआ है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफाइड बाय आईबीसीसी का मतलब ये कि जो अदर देन पाकिस्तानी सिस्टम लोग हैं उनको इक्विवेलेंसी बनानी है। समझ आई बात बेटा? यहां पर कहीं पर भी अटेस्टेशन का तस्करा नहीं है। तो मुझे ये जो है ना भाई, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की जो ये ये जो है पूरी चेकलिस्ट है, ये बच्चे जो है ना मुझे भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर देखिए इसमें तो लिखा हुआ है, सर देखिए इसमें तो लिखा हुआ है। तो बेटा मैं कोई भी बात बगैर वसूख के नहीं करता, बगैर मालूमात के नहीं करता। आपका फॉर्म और उसकी हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये इंपॉर्टेंस आपको समझा रहा हूँ, तो बेटा मैं इतनी गफलत और इतनी यानी कि इतने बड़े दावे को कैसे कर सकता हूँ जब बच्चों के बहुत सारे अ, मसाइल मसला हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट के साथ। तो जिस जगह मैं बैठा हूँ बेटा, उस जगह में इतनी गैर जिम्मेदारी से बात ना करता हूँ ना कर सकता हूँ। तो बेटा आईबीसीसी अटेस्टेशन किसी भी डॉक्यूमेंट की सिंध के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में रिक्वायर्ड नहीं है, नम्स में रिक्वायर्ड है। अगर आप नम्स के लिए फॉर्म भरेंगे आगे तो आपको फिर वो करवा के रखनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नम्स वाले अपने पास सबमिट कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जो है ना भाई वो जो है ना भाई जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, वो जो है ना भाई अटेस्टेड होना चाहिए आईबीसी से। मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये अटेस्टेड उनको रिक्वायर्ड है। लेकिन बेटा पहली बात तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर तो कोई ओरिजिनल अभी डॉक्यूमेंट जा ही नहीं रहा, फोटो कॉपीज जा रही हैं। और फोटो कॉपीज की अटेस्टेशन तो नम्स भी नहीं मांगता। नम्स भी जो मांग रहा है वो क्या मांग रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन। मैट्रिक की मार्कशीट हो या इंटर की मार्कशीट हो, ओरिजिनल मार्कशीट की अटेस्टेशन नम्स मांग रहा है। फोटो कॉपीज की अटेस्टेशन आईबीसीसी से तो नम्स भी नहीं मांगता। तो यहाँ आई यानी कि अटेस्टेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल, मुझे मैंने इतना टाइम इस पे लगाया तो फिर कोई ना पूछे, क्योंकि वही बातें जो मैं कर चुका होता हूँ वो बार बार सवाल पूछे जाते हैं। और मेरी आदत है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। बस इस आदत का जो है ना बार दफा नाजायज फायदा उठाया जाता है, और ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं जो कई कई दफा मैं बता चुका होता हूँ। तो आईबीसीसी अटेस्टेशन के बारे में बता चुका हूँ। तमाम, मैं कह रहा हूँ तमाम
फोटो कॉपीज की अटेस्टेशन चाहिए गेजेटेड ऑफिसर। गेजेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर को कहते हैं, जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, जो किसी गवर्नमेंट जॉब पे है, उसको कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ लिखा हुआ है अटेस्टेड बाय ग्रेड 17 और अबव। गवर्नमेंट ऑफिसर जो 17 या अबव ग्रेड का हो, उससे आपने अपनी तमाम फोटोकॉपीज अटेस्ट करानी है। जितने डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपीज होंगी, और वो सारी फोटोकॉपीज अटेस्ट होंगी। ठीक है। और अच्छा, बाय द वे मैं ये बताना भूल गया कि एमबीबीएस के लिए अलग फॉर्म भरा जाएगा और डॉक्यूमेंट्स का सेट अलग बनेगा। बीडीएस के लिए अलग फॉर्म भरा जाएगा और डॉक्यूमेंट्स का सेट अलग होगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये एमबीबीएस के लिए भी रिक्वायर्ड है और ये डॉक्यूमेंट्स बीडीएस के लिए भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके दो सेट्स बनेंगे। टू सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ड्यूली फिल्ड एंड अटेस्टेड बाय ग्रेड 17 एंड अबव ऑफिसर, और सब शैल बी सबमिटेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करानी है। हर डॉक्यूमेंट यानी ओरिजिनल नहीं जाएगा, फोटोकॉपी जाएगी। सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जाएंगे। जो ओरिजिनल जाएंगे उनकी अटेस्टेशन नहीं चाहिए। फॉर्म ओरिजिनल जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट, चाहे एमबीबीएस का हो चाहे बीडीएस का हो, ओरिजिनल फॉर्म जाएगा। उसका कोई अटेस्टेशन नहीं होगी। इसके बाद जो फी का वाउचर है जो लेपर्ड कोरियर वालों से मिलेगा वो भी ओरिजिनल जाएगा। उसकी भी कोई अटेस्टेशन नहीं चाहिए। अब इसके अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं जाएंगे, फोटोकॉपी जाएंगी, इसलिए उनकी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है। तो अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस दोनों फॉर्म भरे, अच्छा बाय द वे, बच्चों के पास इख्तियार है कि वो सिर्फ एमबीबीएस का फॉर्म भरना चाहे तो वो सिर्फ एमबीबीएस का फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ बीडीएस का भरना चाहे तो सिर्फ बीडीएस भर सकते हैं, और दोनों फॉर्म भरना चाहे तो दोनों फॉर्म भी भर सकते हैं। बच्चों के पास इख्तियार है। अगर आप दोनों फॉर्म भर रहे हैं बेटा, तो आपको एडमिट कार्ड की मेरे हिसाब से 6 कॉपी करानी चाहिए। 6 कॉपी। मैं 6 कॉपी इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो है ना भाई, 2 कॉपी, एक कॉपी एमबीबीएस के लिए और एक कॉपी बीडीएस के लिए जो आपने इजाफी कराई वो आपके पास इन रिकॉर्ड रहे। इसलिए मैंने आपसे कहा 6 कॉपी कराएं। हर डॉक्यूमेंट की 6 6 कॉपी कराएं। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करें, अगर आप किसी एक के लिए अप्लाई करें तो 3 कॉपी कराएं। तो आपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाला, उसकी 6 कॉपी कराई। 6 की 6 कॉपीज पे आपने अटेस्ट करवा लिए 17 या अब ग्रेड के ऑफिसर से। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है। पहली चीज, एमडी कैट का एडमिट कार्ड चाहिए, की फोटोकॉपीज चाहिए। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे आपने रिजल्ट कार्ड। अच्छा, रिजल्ट कार्ड आईबी सक्खर इशू नहीं करता। रिजल्ट कार्ड की जगह उन्होंने लिस्ट इशू की है। दूसरे सूबे वाले इशू करते हैं, लेकिन हमारे पास रिजल्ट कार्ड नहीं आता बल्कि लिस्ट आती है। तो आपने करना ये है कि आपने उस लिस्ट में अपना नाम सर्च करना है। लिस्ट में अपना नाम को सर्च करें, और सर्च करने के बाद देखें वो किस पेज पे आपका नाम नाम आ रहा है। उस पेज का बस प्रिंट आउट आप निकाल लें। ठीक है ना। लेट सपोज आपका नाम आ रहा है पेज नंबर 24 पे, तो बस पेज नंबर 24 का प्रिंट आउट निकाल लें। पेज नंबर 24 का प्रिंट आउट निकालने के बाद जो प्रिंट आउट निकला उस पर अपने नाम को हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें। ठीक है। और हाईलाइट करने के बाद अब इसकी आप 6 कॉपीज करा ले अगर आप दोनों फॉर्म्स भर रहे हैं, और 3 कॉपीज करा ले अगर आप एक ही फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है। कोई जो है ना भाई, यानी कि एमडी कैट का वो नहीं है रिजल्ट कार्ड, आपने इसी लिस्ट की जो है ना भाई करनी होगी। अच्छा देखिए, मैं बता चुका हूँ आईबीएस सक्खर क्यों मेंशन है। आईबीएस सक्खर इसलिए मेंशन है बेटा, क्योंकि पंजाब का बच्चा, केपीके का बच्चा, बलूचिस्तान का बच्चा, इस्लामाबाद का बच्चा के पास इख्तियार नहीं है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर अप्लाई वही करेगा जिसने, जो सिंध डोमिसाइल होल्डर है और उसके पास सिंध का डोमिसाइल था, तो उसने फिर जाहिर सी बात है टेस्ट भी सिंध में ही दिया, आईबीएस सक्खर के थ्रू ही दिया। अच्छा, लेकिन अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सेंटर पे टेस्ट दिया, वो इस बात से मुस्तस्ना है।
अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने इंटरनेशनल सेंटर रियाद पे टेस्ट दिया, तो बेटा उन बच्चों को, चूंकि उनका टेस्ट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था, तो उनको अपना एडमिट कार्ड 2025 वाला ही शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का सबमिट कराना होगा। उस एडमिट कार्ड की फोटोकॉपीज सबमिट करवानी होगी। और उनको रिजल्ट भी जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का उनका आया है वही सबमिट करना होगा। ये आईबीएस सक्खर की वजह से वो कंफ्यूज ना हो, बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो लोकल सीट्स और सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं जहाँ के वो हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो जिसने बाहर टेस्ट दिया, तो वो भी बच्चा एलिजिबल है लोकल सीट के लिए, अगर उसका सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस, सीएनआईसी या नाइकॉप का परमानेंट एड्रेस, डोमिसाइल पीआरसी उसका, उसके फादर का सिंध के किसी शहर का है, तो वो यहाँ के कॉलेजेस के लिए लोकल सीट पर भी एलिजिबल होता है, और वो साथ साथ ओवरसीज सीट पर भी अप्लाई कर सकता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड और उसका रिजल्ट सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी कोई भी बच्चा जो यूएचएस के थ्रू टेस्ट दिया हो, या बोलान के थ्रू, या केएमयू के थ्रू, वो सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको शुरू की दो चीजें समझ आ गई होंगी। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है, उसकी कॉपीज बनानी है, और जिस पेज पे आपका नाम है उसका प्रिंट आउट निकालना है, अपने नाम को हाईलाइट करना है, उसकी कॉपीज बनानी है, उस सबको अटेस्ट कराना है। दो चीजों के बारे में बता चुका हूँ कि ये तो नंबर 4 पे जो है ये तो ऑनलाइन फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट निकलेगा जब मैं ऑनलाइन फॉर्म इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में तफसीलन सारी चीज़ें बताऊंगा, और प्रिंट आउट सब और सब चीज़ें दिखाऊंगा। बाकी यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लेपर्ड कोरियर, जब आप अपनी फाइल बना के लेपर्ड कोरियर में जाएंगे, तो लेपर्ड कोरियर में आपको, अगर आप सिर्फ एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक फाइल बनेगी, अगर आप बीडीएस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो दो फाइल बनेगी, और दोनों में से किसी एक के लिए कर रहे हो तो एक ही फाइल बनेगी। तो एक फाइल की फी है 3500 रुपीज, 3500 रुपये, और दोनों फाइल की 7000 रुपये फीस हो जाएगी। तो आप जब 3500 रुपये फीस देंगे तो आपको दो रसीदें देंगे वो। एक रसीद वो होगी जो आप अपने पास अपने एविडेंस के लिए रखेंगे, और दूसरी रसीद वो होगी जो आप फाइल में लगा देंगे। ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ये उसी रसीद का तस्करा हो रहा है जो लेपर्ड कुरियर वाले देंगे। तो अगर आपने एमबीबीएस बीडीएस दोनों का फॉर्म भरना है, तो आपको जो है ना भाई, दो रसीदें एमबीबीएस की मिलेंगी, दो रसीदें बीडीएस की मिलेंगी। उन दो रसीदों में से एक आप अपने पास रखेंगे, एक फाइल में लगाएंगे एमबीबीएस वाली, और बीडीएस के लिए भी इसी तरह से करेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने आपसे कहा कि ये ओरिजिनल जाएगा, और ओरिजिनल जो चीज होती है ना उसकी अटेस्टेशन है और ना ही उसकी फोटोकॉपीज है। यानी ये जो टू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना, उस टू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल फॉर्म नहीं आता, या ये जो फी वाउचर है या फी की रिसिप्ट है ये नहीं आती। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ओरिजिनल जाएंगे, और अकेले जाएंगे, और विदाउट अटेस्टेशन जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में भी कोई अटेस्टेशन नहीं है, पॉइंट नंबर 4 में भी कोई अटेस्टेशन नहीं है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं, जब आप लेपर्ड कोरियर के पे जाएंगे ना, तो वो लोग भी बहुत मिसगाइड करते हैं, उनसे बिल्कुल कुछ मत पूछिएगा, उनको नई मालूमात होती। वो करते क्या है, एक बच्चे की फाइल को देखते हैं और दूसरे बच्चे को मशवरा देना शुरू कर देते हैं। मैं जो मालूमात करता हूँ ना बेटा, वो डायरेक्ट जाके डाउ से करता हूँ, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना वालों को कॉल करके पूछता हूँ। तो यूनिवर्सिटी से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ज्यादा काबिल कबूल इसलिए क्योंकि ये फॉर्म घूम के यूनिवर्सिटी में ही जाएगा। उनको जिस चीज पे एतराज है वो चीजों का हमें ख्याल रखना है, ना कि लेपर्ड कुरियर वालों का ख्याल रखना है। तो अगर वो ये बात कहीं भी ना, ये आप गलत कर रहे हैं, तो आप बोलें ठीक है हमें गलत करने दें, हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा, कोई इशू नहीं है। आप हमारा फॉर्म, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे पहुंचाना, वो बस वो अपनी पूरी करें, आप हमें मशवरे ना दें। तो क्योंकि पिछले साल, इस साल तो लेपर्ड है, पिछले साल टीसीएस के थ्रू था, तो भाई टीसीएस वालों ने बच्चों से 24-24 तस्वीरें फॉर्म में लगवा दी, जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं थी।
तो और जब मैं बच्चों से कहता था नहीं ये इतनी नहीं चाहिए, तो बच्चों को वो कहते थे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा इस तरह से। तो आपको उनकी सुनने की जरूरत नहीं है। खैर, तो मैंने आपको बताया कि जो यूनिवर्सिटी कॉपी है, सॉरी, ये जो थर्ड पॉइंट है, ये लेपर्ड कोरियर से आपको फी की रिसिप्ट मिलेगी, और वो ओरिजिनल जाएगी, और उसकी कोई अटेस्टेशन नहीं होगी, और उसकी कोई कॉपी नहीं होगी। और फॉर्म भी ओरिजिनल जाएगा, इसकी भी कोई अटेस्टेशन नहीं होगी और उसकी भी कोई कॉपी नहीं होगी। ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में तीन बातें मैंने आपको बोली है। इनकी कोई फर्दर कॉपी नहीं है, इनकी कोई अटेस्टेशन नहीं है, और जो है ना भाई, ये अकेले ही जाएंगे ओरिजिनल। अच्छा, बाकी मैं वन टू के बारे में बता चुका हूँ। एमडी कैट का जो एडमिट कार्ड है और एमडी कैट का जो रिजल्ट है, उनकी फोटोकॉपीज होंगी और वो सब अटेस्टेड होंगी। अच्छा, फिर उसके बाद अब देखिए, ये जब आपका एमडी कैट की बात हुई, अच्छा इसकी तरतीब जो है ना, देखिए हम सही करेंगे, मैं आखिर में आपको तरतीब बताऊंगा। नंबर वन पे जो है ना, नंबर वन पे वो है हमारे पास, क्या कहते हैं, अ, ये जो हमारी ये है ना, फीस, ये सबसे ऊपर ये आएगी। उससे नीचे फॉर्म आएंगे, और उससे नीचे डॉक्यूमेंट्स आएंगे की फोटोकॉपीज आएंगे। और डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी इस तरह से बनती है कि एक सेट अलग बनता है, दूसरा सेट अलग बनता है। मैं वो अभी आखिर में आपको समझाता हूँ। खैर, तो देखिए, एमडी कैट सबसे आखिरी चीज एमडी कैट थी। उससे पीछे की चीज पे आप चले जाएं, तो उससे पीछे की चीज है आपका HSC का रिजल्ट, यानी इंटरमीडिएट का रिजल्ट। अब इंटरमीडिएट में बेटा दो चीजें चाहिए, एक आपकी मार्कशीट, दूसरे आपका सर्टिफिकेट। मार्कशीट इंटर की, चाहे आप कराची बोर्ड के हों, चाहे आप आगा खान बोर्ड के हो, चाहे आप फेडरल बोर्ड के हो, चाहे आप जियाउद्दीन बोर्ड के हो, चाहे इंटीरियर किसी भी बोर्ड के हो, आपकी जो मार्कशीट है वो है जिसमें आपको मार्क्स दिए हुए हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, सॉरी मैथ्स कह रहा हूँ, बायो के, इंग्लिश के, उर्दू के। ये जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको मार्कशीट कहते हैं, मार्कशीट कहते हैं। सर्टिफिकेट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। सर्टिफिकेट जो होता है ना, उसमें टोटल मार्क्स और ग्रेड मेंशन होता है। बार दफा सिर्फ ग्रेड भी मेंशन हो सकता है, बार दफा मार्क्स भी मेंशन हो सकते हैं। उसको सर्टिफिकेट कहते हैं। अब ये सर्टिफिकेट आमतौर पे इंटरमीडिएट होने के 2 साल बाद आता है। और चूंकि अभी आपका इंटर हुआ है, और 2 साल बाद वो आपका इंटर का सर्टिफिकेट आएगा, तो अब उसका तो वेट नहीं कर सकते, तो उसकी जगह कॉलेज से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, कॉलेज से। अच्छा, ये बात हो रही है जो हमारे लोकल बोर्ड्स हैं उनके लिए। लोकल बोर्ड्स में मैं पहले बात कर रहा हूँ सिंध बोर्ड, सिंध का कोई भी बोर्ड है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट थी आपके बोर्ड की, वो जिसमें सारे मार्क्स थे। और नंबर टू पे आपको अपने कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है। कॉलेज का प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो होगा जिसमें कॉलेज ने एक ऐसा सर्टिफिकेट बना के दिया है, जिसमें आपको लिखा है कि भाई ये फला फला बच्चा, सन ऑफ या डॉटर ऑफ फला फला ने भाई इंटरमीडिएट में इतने मार्क्स लिए, उनका ये ग्रेड है। इसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो कॉलेज का प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कॉलेज का प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ये बोर्ड से भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। अगर किसी को सहूलत है और वो जाके बोर्ड से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले ले कॉलेज की जगह, तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर सहूलत नहीं है और कॉलेज का भी दे देता है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, वो रिजेक्ट नहीं होता, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर किसी को सहूलत है, तो वो जाके बोर्ड से, बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन बोर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इंटर बोर्ड ऑफिस जाना होगा। अब बेटा, जो बच्चे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट दी होती है, तो चूंकि, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड, अपने मार्क्स को बेहतर करने के लिए इंटरमीडिएट दोबारा से दिए, तो उन बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका कॉलेज से ताल्लुक खत्म हो जाता है। इम्प्रूवमेंट जो ना, वो डायरेक्ट बोर्ड से होती है। तो उनके पास कॉलेज का अगर सर्टिफिकेट मौजूद है, तो वो तो पुराना वाला होगा, उस पर पुराना ग्रेड या पुराने मार्क्स लिखे हुए होंगे। तो उनको बेटा फिर लाजमी, उनके लिए लाजमी है कि वो इंटर बोर्ड ऑफिस जाएं। 2 से 3 दिन में जो है ना भाई, ये इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकल जाता है।
वो वहां से निकाले और वो सबमिट कराए। जिन्होंने इम्प्रूवमेंट दी है वो पिछला कॉलेज वाला सर्टिफिकेट यूज नहीं कर सकते, उनको नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा बोर्ड ऑफिस जाके। ठीक है। तो ये बात हो रही है सिंध बोर्ड के स्टूडेंट से। अब जो सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स के अलावा हमारे पास हैं, जैसे कि आखान बोर्ड के जो बच्चे, तो आखान बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनका भी जो कॉलेज है उससे उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है वो एक्सेप्टेबल है। फेडरल बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके भी कॉलेज से जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो हमारे इंटरमीडिएट का कोई भी बच्चा हो, कोई भी पाकिस्तानी सिस्टम से पढ़ा हुआ बच्चा हो, उसको अपने कॉलेज का प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस चाहिए, और इंटर की मार्कशीट चाहिए। इंटर की मार्कशीट पे हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं, जबकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे हर सब्जेक्ट के अलग मार्क्स नहीं होते, बस सिर्फ टोटल मार्क्स या ग्रेड उस पर मेंशन होता है, उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये दो चीजें चाहिए, ये दोनों भी ओरिजिनल नहीं चाहिए, इनकी फोटोकॉपीज होंगी। अगर एक फॉर्म भर रहे हो तो 3 करा लीजिएगा, अगर 2 फॉर्म भर रहे हो तो 6 इसकी भी कॉपीज करा लीजिएगा। अब हुआ ये कि आपने एमडी कैट के, ये जो एमडी कैट है उसके बाद आप उससे पीछे आए एचएससी पे। अच्छा, अब हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका बैकग्राउंड ओ लेवल्स और ए लेवल्स है। तो जिन्होंने ए लेवल्स किया है ना उनको ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी चाहिए। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ये जो बात लिखी भी होती है ना, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफाइड बाय आईबीसीसी, इसका मतलब है कि उनको ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी चाहिए। ए लेवल्स की जो इक्विवेलेंसी है वो बनाई ही आईबीसीसी ने। मतलब वो भी बच्चे परेशान हैं जो आईबीसीसी से सर्टिफिकेट बना के लेकर आए कि भाई हम क्या, हम भी जो है ना इसकी अटेस्टेशन कराएं। भाई आप नम्स में भी रिक्वायर्ड नहीं है ए लेवल्स वाले बच्चों की आईबीसीसी अटेस्टेशन। एक सर्टिफिकेट बना के ही आप आईबीसीसी ने दिया है, उस पर उनका स्टैंप लगा हुआ है, उस पर उनकी मोहर लगी हुई है, उस पर उनका साइन हुआ है। तो फिर इसकी अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट जो लोग भी कह रहे हैं वो यकीनी तौर पे अकल से जो ना भाई उनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तभी वो ऐसी बात कर रहे हैं। ए लेवल्स वाला बच्चे ने तो अपना सर्टिफिकेट बनाया ही आईबीसी से। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो जनरल सर्टिफिकेट है वो जो है ना भाई आईबीसीसी से अटेस्ट कराओ, वो बात समझ आती है। लेकिन इक्विवेलेंसी को भी अटेस्ट करवाया जा रहा है बच्चों से, तो इक्विवेलेंसी तो भाई आईबीसीसी ने बना के दी है, उसकी फर्दर कोई अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। लेकिन खैर सिंध में तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, मैं तो नम्स के लिए कह रहा था। तो ए लेवल्स के स्टूडेंट को दो चीजें देनी है। नंबर वन, अपना जर्नल सर्टिफिकेट। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट एक होता है, एक जो है ना भाई जो इलेक्ट्रॉनिक वो आता है रिजल्ट वो होता है, और एक होता है जर्नल सर्टिफिकेट जो 1 महीने 2 महीने के बाद आता है। वो जो जर्नल सर्टिफिकेट है ना उसको आपकी ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है, जिसमें तीनों ग्रेड्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। वो ए लेवल्स का, एएस का नहीं, ए लेवल्स का जो जर्नल सर्टिफिकेट है वो उसकी आप वो आपको यानी कि मैं यानी इंटर की मार्कशीट की जगह वो सबमिट करना है, वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है। और इसी तरह से जो ना भाई आपको जो कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना था हमारे लोकल बोर्ड के स्टूडेंट्स को, वो काम ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को नहीं करना, उसकी जगह उनको आईबीसीसी का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाना है। और ये दोनों की जो ना भाई फोटोकॉपीज वही, एक के लिए 3 और 2 हो तो 6 6 करवा लीजिए और इनको अटेस्ट करा लीजिए। ठीक है। कोई बच्चा अगर वहां से आया है, हाई स्कूल पढ़ के आया है, या आईबी सिस्टम से पढ़ रहा है, या इंडियन बोर्ड से पढ़ा है, तो जो भी इनका 12th ग्रेड का मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट है, मैं बता चुका हूँ मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट उसको कहते हैं जिसमें ग्रेड्स हो या नंबर्स हो सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, उसको मार्कशीट कहते हैं या ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। वो रिक्वायर्ड है। और वो जो बाहर जिसने भी जहां से भी पढ़ा उसकी जो इक्वलेंसी बनेगी आईबीसीसी से, वो रिक्वायर्ड है। जो मैं अपने इंटर के बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि कॉलेज से जाके प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाओ। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं किसी भी अदर देन पाकिस्तानी सिस्टम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स, उनको ये कॉलेज वाला काम नहीं करना है, बल्कि उनको आईबीसीसी से अपनी इक्वलेंस बनानी है। ठीक है बेटा। तो दो डॉक्यूमेंट एमडी कैट के हो गए, एडमिट कार्ड और रिजल्ट। दो डॉक्यूमेंट इंटरमीडिएट के हो गए। अब ये इसी तरतीब में नीचे जा रहे हैं। पहले हमने एमडी कैट
सबसे ऊपर एमडी कैट आएगा, उससे नीचे इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के दो डॉक्यूमेंट्स आएंगे। फिर उससे नीचे दो डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक के आएंगे। मैट्रिक के दो डॉक्यूमेंट में एक है मैट्रिक की मार्कशीट और दूसरा है मैट्रिक का सर्टिफिकेट। अब मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखिए, आखान बोर्ड और फेडरल बोर्ड इनमें तो इशू हो जाता है, लेकिन हमारे पास इंटीरियर सिंध में भी और हमारे कराची में भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट इशू नहीं होता। अब मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर इशू नहीं हुआ तो मैट्रिक का जो स्कूल का सर्टिफिकेट है ना, देखिए उस पे बाज दफा एतराज होता है। बाज दफा वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन बाज लोग उस पर एतराज उठाते हैं। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट अभी बोर्ड में नहीं आया, कराची बोर्ड में भी नहीं आया, सिंध बोर्ड, बाकी सिंध के जो बोर्ड हैं उसमें भी नहीं आया। तो बेटा आप लोग बोर्ड ऑफिस जाएं और जाके वहां से प्रोविजनल मैट्रिक का सर्टिफिकेट बनवाएं। स्कूल का मैट्रिक का सर्टिफिकेट बेहतर है ना सबमिट करें, बल्कि बोर्ड ऑफिस से प्रोविजनल मैट्रिक का सर्टिफिकेट बनवाएं। 2 दिन में बन जाता है बेटा, मोस्ट अर्जेंट। वो 2 दिन में उनसे बनवा के ले आइए, और वो आपका बोर्ड की तरफ से इशू हुआ हुआ प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। स्कूल की तरफ से इशू हुआ हुआ नहीं, बोर्ड की तरफ से। स्कूल वाला नहीं चाहिए, बोर्ड वाला मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो खैर अभी नहीं आया, मैट्रिक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। और ये जो दो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी भी अगर एक फॉर्म भर रहे तो 3 कॉपीज, और अगर दो कर रहे तो 6 6 कॉपीज करवा के इनकी भी अटेस्टेशन करा लें। और हमारे जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं उनको इसमें अपने जनरल सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं। और उस जनरल सर्टिफिकेट में 8 सब्जेक्ट्स आने चाहिए। देखिए आमतौर पे जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट है वो अपने 10th ग्रेड में 3 सब्जेक्ट उर्दू इस्लामिक पाकिस्तान स्टडीज दे रहे होते हैं, और बाकी 5 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश 11th ग्रेड में दे रहे होते हैं। तो ओ लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये दोनों सर्टिफिकेट जिसमें ये 8 सब्जेक्ट मौजूद हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो उर्दू इंग्लिश इस्लामिक पाकिस्तान स्टडीज, क्योंकि इसके थ्रू आपकी इक्विवेलेंस बनती है। ये 8 सब्जेक्ट के लिए दो आपके सर्टिफिकेट हैं तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार, जितने सर्टिफिकेट में ये पेपर्स जो मैंने 8 गिनवाए हैं आपने दिए हैं, वो सारे जनरल सर्टिफिकेट आपको सबमिट कराने होंगे। उन सारे जनरल सर्टिफिकेट की आपको फोटोकॉपीज अटेस्टेड सबमिट करानी होगी। आमतौर पे 2 होते, तो 2 कराइएगा। और इसी तरह से जो बाकी बोर्ड्स, बाकी यानी कि किसी इंटरनेशनल सिस्टम से पढ़ के आए, तो वो जो अपने 10th ग्रेड की ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें उनके मार्क्स या ग्रेड्स मौजूद हो, वो जो है ना भाई अपने सबमिट कराएंगे, उसकी फोटोकॉपी अटेस्टेड सबमिट कराएंगे। तो भाई अभी तक हम एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पर बात कर रहे थे, और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स 6 टोटल हो चुके हैं। स्टार्टिंग एमडी कैट से हुई, एमडी कैट का एडमिट कार्ड एंड एमडी कैट का रिजल्ट। फिर आए इंटरमीडिएट पर या ए लेवल्स पर इंटर की मार्कशीट और इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और ए लेवल्स वाले बच्चे ए लेवल्स का जनरल सर्टिफिकेट और ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी। और फिर उससे नीचे आइए तो मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो बोर्ड से लिया है, और ओ लेवल्स वाले ओ लेवल्स की मार्कशीट जो ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें 8 सब्जेक्ट है, और ओ लेवल का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आईबीसीसी वाला। ये 6 डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं जो कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। ये 6 डॉक्यूमेंट्स के बाद आएंगे वो डॉक्यूमेंट जिससे आपकी सिटीजनशिप, जिसकी आपकी शहरियत का पता चलता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें जिस आपकी शरीयत का बदलता है, 3 डॉक्यूमेंट आपके हैं और 3 डॉक्यूमेंट आपके फादर के हैं। ठीक है। अ, अगर किसी बच्चे के फादर ना हो, वैसे तो फादर का चाहिए 3 डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर किसी बच्चे के फादर ना हो तो कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मदर के
तीन डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होते हैं। यानी अगर लेट सपोज अगर किसी बच्चे के फादर की डेथ हो चुकी है, तो फिर डेथ सर्टिफिकेट जो नादरा का होता है, डेथ सर्टिफिकेट या यूसी का या नादरा का जो होता है, उस वो रिक्वायर्ड होगा। उसके साथ साथ फिर आप अपने मदर का सीएनआईसी, मदर का डोमिसाइल, मदर का पीआरसी, ये तीन डॉक्यूमेंट्स मदर के सबमिट करा सकते हैं। इसी तरह अगर फादर और मदर में डाइवर्स हो चुकी है, तो डाइवर्स सर्टिफिकेट भी नादरा से बनता है। वो सर्टिफिकेट के साथ आप अपनी मदर का सीएनआईसी, डोमिसाइल, पीआरसी सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी के पेरेंट्स में सेपरेशन हो चुकी है, तो उनको सेपरेशन सर्टिफिकेट देना होगा। वो भी नादरा का ही चाहिए। और फिर मदर का डोमिसाइल, पीआरसी, सीएनआईसी जो ना भाई सबमिट कर सकते हैं। यानी कि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अलावा आप मदर का सीएनआईसी, डोमिसाइल, पीआरसी सबमिट नहीं करा सकते। ये बच्चे क्या करते हैं कि भाई सर फादर का डोमिसाइल नहीं है, मैं मदर का दे देता हूँ। सिर्फ पीआरसी फादर का नहीं बना हुआ है, मैं मदर का दे दूं, बड़े भाई का दे दूं। नहीं बेटा नहीं, फादर फादर ही है, फादर का ही देना है, और किसी का नहीं चलेगा। और फादर का नहीं है तो बनवाइए, फिल फॉर जाइए बनवाइए। और फिर ये बात होती है कि हम रिसिप्ट दे दें। देखिए भाई, यहाँ डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है, रिसिप्ट नहीं मांगी हुई है। तो पहली तो कोशिश आप यही करिए कि आप डॉक्यूमेंट दें। और अल्लाह ना करे 17 तारीख आ गई और आपका डॉक्यूमेंट नहीं बना, तो वो रिसिप्ट दे दीजिएगा। अब ये मतलब ये रूल नहीं है, ये तो फिर जब ये फॉर्म डाउ वालों के पास जाएगा ना, उनकी सवाबदीद पर है कि ये उस रिसिप्ट को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। जैसे पिछले साल ये हुआ कि जिन्होंने रिसिप्ट दी, तो फिर उनका नाम शॉर्ट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आया। और उन लोगों को कहा गया कि भाई ये आप डॉक्यूमेंट, एक डेट दी गई कि उस डेट तक सबमिट करा दे, तो ठीक है हम फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो बहरहाल कोशिश करें कि भाई 17 से पहले पहले ही हो जाए, ताकि आपका नाम शॉर्ट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में ना जाए, आप बाद में परेशान ना हो, बाद में भाग दौड़ ना हो। मोस्ट अर्जेंट बनाएं, ज़्यादा पैसे लगते हैं, एजेंटों को पैसे खिलाएं। अब नहीं बनाया, आपका कसूर है, तो अब आप इसको जो है ना भाई थोड़ा सा पैसों के हिसाब से जो है ना भाई एजेंट वेजेंट को देके जल्द से जल्द बनाएं 17 से पहले, ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो सके। तो शहरियत के लिए मैंने आपको बताया कि अब जो ना भाई जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और वो उनमें बेटा तीन आपके और तीन आपके फादर के रिक्वायर्ड है, और मदर के किस सूरत में एक्सेप्टेबल है वो बता चुका हूँ। अच्छा, अगर आप देखिए, फादर का सीएनआईसी चाहिए, या नीचे से मैं आ रहा हूँ, ठीक है। फादर का सीएनआईसी, फादर का, जी, तो ये देखिए, फादर का सीएनआईसी, फादर का सीएनआईसी, और आपका सीएनआईसी, आपका सीएनआईसी, ठीक है। अब फादर का सीएनआईसी और आपका सीएनआईसी, अगर आप 18 ईयर्स के हो चुके हो, अगर आप 18 ईयर्स के नहीं हो, तो आपका जेवेनाइल कार्ड भी एक्सेप्टेबल है। और वो भी नहीं है तो आपका बी फॉर्म एक्सेप्टेबल है। तो इन तीनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, वो आप यूज कर सकते हैं। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, वो फादर का सीएनआईसी की जगह नाइकॉप यूज कर सकते हैं, और अपने सीएनआईसी की जगह या जर्नल कार्ड की जगह भी नाइकॉप यूज कर सकते हैं, नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। तो ये भी दोनों की फोटोकॉपीज होगी, तीन इसकी, तीन इसकी, एक फॉर्म के लिए। और अगर दो फॉर्म है, तो स्टूडेंट के सीएनआईसी या बे फॉर्म या जेवेनाइल कार्ड या नाइकॉप में से जो भी है उसकी दो फॉर्म पे 6 कॉपीज करवा लीजिएगा। और अगर एक फॉर्म सबमिट करें तो तीन, फादर के सीएनआईसी की भी दे। और ये सब अटेस्ट होंगे, सब अटेस्ट होंगे। और बेहतर है सीएनआईसी की जो अटेस्टेशन है, वो आगे और पीछे दोनों तरफ से करवाइएगा, जिससे भी अटेस्ट करवाने हैं। एक तरफ से भी एक्सेप्टेबल होती है, मैं एहतियातन कह रहा हूँ। तो ये दो चीजें हो गई। फिर दो चीजें हैं, डोमिसाइल। सीएनआईसी हो गया, फिर डोमिसाइल, आपका भी डोमिसाइल चाहिए, आपके फादर का भी डोमिसाइल चाहिए, ठीक है। अब डोमिसाइल में भाई कोई ईस्ट में रहता है, फादर का वेस्ट का बना हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। शहर सेम होना चाहिए, शहर से शहर भी सेम ना हो तब भी कोई इशू नहीं है। देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे आपका कराची का बना हुआ है डोमिसाइल, और आपके फादर का सिंध के किसी और इलाके का है,
तो भी कोई इशू नहीं है। डाउ, एसएमसी, लियारी तीनों एक्सेप्ट करते हैं इंश्योरेंस को। हाँ, केएमडीसी कहती है कि भाई हमें तो भाई फादर का डोमिसाइल भी कराची का चाहिए, आप केएमडीसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके जो ना डाउ, एसएमसी, लियारी देखें तो उसके लिए एलिजिबल हो गए अगर आपका कराची का डोमिसाइल है और आपके फादर का इंटीरियर में कहीं का डोमिसाइल है। इसी तरह सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस भी आपका कराची का है, आपके फादर का सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस सिंध के किसी और इलाके का है, तो वो डाउ, एसएमसी, लियारी के लिए एलिजिबल है, केएमडीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। और तीसरी चीज है पीआरसी। पीआरसी इज परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ठीक है। पीआरसी जो होता है ना, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वो स्टूडेंट का भी रिक्वायर्ड है और फादर का भी रिक्वायर्ड है। जो स्टूडेंट का रिक्वायर्ड है ना पीआरसी, वो फॉर्म सी होना चाहिए। असल में दो तरह के होते हैं पीआरसी, एक फॉर्म सी और एक फॉर्म डी। फॉर्म सी एजुकेशन के लिए यूज होता है और फॉर्म डी जॉब के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट का पीआरसी रिक्वायर्ड है जो कि फॉर्म सी होना चाहिए, फॉर्म डी नहीं, फॉर्म सी चाहिए। ठीक है। फॉर्म डी रिक्वायर्ड नहीं है, फॉर्म सी रिक्वायर्ड है स्टूडेंट का। जबकि फादर का फॉर्म सी हो, फॉर्म डी हो, यानी कि उन्होंने अपने दौरे तालिब इल्मी में अपना पीआरसी बनाया था और वो फॉर्म सी था, अगर वो भी है ना फादर का, तो वो भी एक्सेप्टेबल। बेहतर है कि फॉर्म डी हो उनका जॉब वाला, लेकिन अगर उनका फॉर्म सी है तो भी एक्सेप्टेबल है, और फॉर्म डी है तो ज्यादा बेहतर है। नहीं बना तो फॉर्म डी बनवाइएगा। तो फादर का और जो ना स्टूडेंट का, दोनों का पीआरसी चाहिए। तो अब देखिए, अब 6 डॉक्यूमेंट एकेडमिक हो गए थे, अब 6 डॉक्यूमेंट हो गए अ, क्या कहते हैं, अ, 6 डॉक्यूमेंट जो ना भाई, जिससे आपकी सिटीजनशिप पता चल रही है। उनमें मैं दोहरा देता हूँ, आपका सीएनआईसी या जेवेनाइल कार्ड या नाइकॉब या बेफॉर्म, और आपके फादर का सीएनआईसी। इसी तरह आपका डोमिसाइल, आपके फादर का डोमिसाइल, आपका पीआरसी फॉर्म सी, और आपके फादर का पीआरसी, चाहे फॉर्म सी हो चाहे फॉर्म डी हो। ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपकी सिटीजनशिप को बताएंगे। ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है टू प्रूव योर सिटीजनशिप। और मैं बता चुका हूं कि फादर की जगह मदर का किस सूरत में जा सकता है। इसके बाद भाई आ जाइए तस्वीरों पर। 18 पॉइंट जो है ना, वो इनकी तस्वीरें हैं। ठीक है। तस्वीरें टोटल 4 चाहिए, टोटल 4। ठीक है। उन 4 में से 3 को अलग एक एनवेलप में डाल के देना है, और चौथी को पेस्ट करना है फॉर्म पे। जो फॉर्म का प्रिंट आउट निकलेगा ना, उस प्रिंट आउट पर आपको ये पेस्ट करनी है तस्वीर। ठीक है। तो ये जो एक एक पेस्ट हुई ना, 4 मैं कह रहा हूँ तस्वीरें चाहिए। लेपर्ड कुरियर वाले बोले 24 चाहिए, 20 चाहिए, 18 चाहिए, हर सेट के साथ अलग अलग चाहिए। तो जिस तरह से फॉर्म ओरिजिनल जाएगा और फी रिसिप्ट ओरिजिनल जाएगी, उसी तरह से ये तस्वीरों के भी कोई सेट्स नहीं बनते, डॉक्यूमेंट्स के सेट बनते हैं। तस्वीरें डॉक्यूमेंट में नहीं आती। तो 4 तस्वीरें चाहिए, उन 4 में से 3 चाहिए पासपोर्ट साइज तस्वीर। ठीक है। और जो चौथी तस्वीर है जो फॉर्म पे पेस्ट करनी है, वो फॉर्म में जो बॉक्स होगा उसका साइज देखकर उसके हिसाब से बनाइएगा। आमतौर पे वो 1x1 साइज का बॉक्स होता है। तो 3 तस्वीरें आपको पासपोर्ट साइज बनानी है, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट। और हर तस्वीर के पीछे अपना नाम लिखना है अपने। और ये जो तीनों तस्वीरें हैं उनके पीछे अपना नाम लिखना है। और उन तीनों तस्वीरों में से 2 तस्वीरों को आपने बैक साइड से अटैच करना है। फ्रंट से कोई भी अटैच नहीं होगा। सिर्फ 2 तस्वीरें अटैच होंगी, वो भी बैक से। तीनों में से 2 तस्वीरें अटैच होंगी बैक से। तीसरी तस्वीर को ना बैक से अटैच करना है ना फ्रंट से अटैच करना है। और जो चौथी तस्वीर है, उसका साइज पासपोर्ट साइज नहीं होगा, बल्कि उसका साइज बॉक्स के हिसाब से होगा। बॉक्स देख लीजिएगा, उस हिसाब से फोटोग्राफर से उसका साइज की तस्वीर बनाइएगा। 1x1 साइज की आमतौर पे तस्वीर होती है। तस्वीर रीसेंट होनी चाहिए आपकी। तस्वीर कोई सेल्फी या अनऑफिशियल तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तस्वीर एक फॉर्मल तस्वीर हो, जो आपके कॉलेज के यूनिफॉर्म में या कोई एक बेहतर
जो ना भाई कपड़ों में आपने ली हो। अ, आम तौर पे जो ना बच्चे अपनी सेल्फी अल्फियाँ खींच के लगा देते हैं, वो नहीं एक्सेप्ट होती बेटा। तो तस्वीर प्रॉपर फोटोग्राफर से खिंचवाएं, और बेहतर है कि अपना कॉलेज यूनिफॉर्म पहन के जाएं और फिर खिंचवाएं। और रिसेंट तस्वीर हो, इसका बैकग्राउंड वाइट या ब्लू दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और ये तस्वीरें बेटा बता चुका हूँ, तीन चाहिए। अच्छा, ये जो तीन तस्वीरें हैं ना, तीनों के पीछे आपने नाम लिखा, तीन में से दो को पीछे से डस्ट किया, और तीनों को एक एनवेलप, प्लास्टिक एनवेलप मार्केट में मिल जाएगा बेटा, छोटा प्लास्टिक एनवेलप, उसमें जो है ना भाई आपने डालना है। और मैं फिर आपको आखिर में समझाऊंगा कि फाइल कैसे बनानी है, और जो है ना उसको फाइल पे स्टेपल करना है, ठीक है। तो आपने बेटा अ, जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाए, तो बेटा अब आपने देखिए, अगर आपको एक फॉर्म बनना था तो आपने अ, तीन मैंने कहा था फोटो कॉपीज कराएं, अगर दो फॉर्म बनने थे तो मैंने आपसे कहा था छह फोटो कॉपीज कराएं। जो जो बेटा आपने लेट सपोज छह फोटो कॉपी सब चीजों की कराई, दो फॉर्म बने ना, तो आप बेटा छह सेट बना लो, छह सेट, ठीक है। छह सेट कैसे बनाओगे, हर सेट को किस तरतीब से रखोगे, तो मैं वो बता रहा हूँ। बेटा सबसे ऊपर एमडी कैट के डॉक्यूमेंट्स आएंगे, एमडी कैट का एडमिट कार्ड, उससे नीचे एमडी कैट का टेस्ट रिजल्ट, उससे नीचे आएंगे आपके इंटर के डॉक्यूमेंट्स, इंटर की मार्कशीट, इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज का, या ए लेवल्स का जनरल सर्टिफिकेट और ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी। उससे नीचे आएगा मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो बोर्ड से आपने लिया है, या ओ लेवल्स की जनरल सर्टिफिकेट, आर्ट सब्जेक्ट जिसमें पूरे हो रहे हो, और ओ लेवल्स का आईबीसीसी का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। ये छह डॉक्यूमेंट्स जो जिस तरतीब से बताया मैंने ऊपर से नीचे की तरफ, उससे नीचे अब आप जब जाएंगे ना, तो आप अपना डोमिसाइल, अपने फादर का डोमिसाइल, उससे नीचे अपना पीआरसी, अपने फादर का पीआरसी लगाएंगे। यहाँ पर सीएनआईसी नहीं लगाएंगे, सीएनआईसी इस सेट में स्टेपल नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा सीएनआईसी की फोटोकॉपी, चूंकि वो छोटे होती है साइज में, तो उनको कहाँ स्टेपल करनी है। ये जो है ना भाई डॉक्यूमेंट्स इसी तरतीब में, यानी पांच डॉक्यूमेंट्स हो गए। नंबर वन पे, सॉरी, यहाँ पर हो गए 10 डॉक्यूमेंट्स हो गए। नंबर वन पे एमडी कैट का एडमिट कार्ड, नंबर टू पे रिजल्ट, नंबर थ्री पे इंटर की मार्कशीट, नंबर फोर पे इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, नंबर फाइव पे मैट्रिक की मार्कशीट, नंबर सिक्स पे मैट्रिक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोर्ड का, नंबर सेवन पे आपका डोमिसाइल, नंबर एट पे आपके फादर का डोमिसाइल, नंबर नाइन पे जो ना आपके फादर का, आपका पीआरसी, और नंबर नाइन फॉर्म सी, और नंबर टेन पे आपका पीआरसी, सॉरी आपके फादर का पीआरसी। ये जो है ना इस तरह के, ये सारों को एक तरफ करें, ये सब फोटोकॉपीज हैं, ये सब अटेस्टेड होंगी, इनको आप स्टेपल कर लें। ये एक सेट जो बनाना, इस तरह के आप छह सेट्स बना लें, ठीक है। छह सेट बना लें अगर आप दो फॉर्म भर रहे हैं, और अगर आप एक ही फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस तरह का तीन सेट बना लें, ठीक है। अब ये करने के बाद आप एक फाइल लीजिए, फाइल जो ऑफिस फाइल होती है, आप वो फाइल ले लीजिए। उस फाइल में आप दो सेट जो मैंने फोटोकॉपीज के छह सेट्स आपसे कहे थे ना, एक फाइल लेके उसमें दो सेट्स, एक पहले सेट पंच करके फाइल में लगा दे, फिर दूसरा सेट पंच करके उसी फाइल में ऊपर लगा दे। ये दोनों सेट लगाने के बाद जो फॉर्म है ना, फॉर्म, उस पे तस्वीर लगा के, तस्वीर आपने पेस्ट कर दी ऊपर, तस्वीर लगाने के बाद, साइन करने के बाद, फॉर्म की सारी बातें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा फॉर्म की वीडियो में। तो जो फॉर्म है वो उसकी फोटो कॉपी जरूर करवा लीजिएगा। फॉर्म की फोटोकॉपी जाएगी नहीं साथ, लेकिन फॉर्म की फोटोकॉपी अपने लिए, अपने रेफरेंस के लिए जरूर करवा के रखिएगा, ठीक है।
तो फॉर्म की जो फोटोकॉपी, अच्छा तस्वीर लगा के फोटोकॉपी करवाइएगा। तस्वीर लगा के फोटोकॉपी जो आपने करी वो आपके लिए है, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर्म को ये दोनों सेट्स के ऊपर पंच करके फाइल में लगा दिया, ठीक है। राइट साइड पर आपने फॉर्म और उसके नीचे दो फोटोकॉपीज के सेट लगाए। लेफ्ट साइड पे टॉप पे जो आपके सीएनआईसी की दो कॉपी थी और आपके फादर के सीएनआईसी की दो कॉपी थी, ये चारों कॉपीज को एक साथ करके लेफ्ट साइड पर उसको स्टेपल कर दिया टॉप पर। और उसी के बराबर तस्वीरों को, तीन तस्वीरों को, जो कि दो अटेस्टेड थी पीछे से और सबके पीछे नाम लिखा हुआ था, एक प्लास्टिक एनवेलप में डाल के उस एनवेलप को स्टेपल कर दिया राइट साइड पर टॉप पर फाइल में। यूं आपकी फाइल तैयार हो जाएगी एक कोर्स के लिए, एमबीबीएस के लिए। ऐसी सेम एग्जैक्ट सेम जो ना आपको बीडीएस के लिए बनाना। अच्छा आपने जो अगर आप एक ही फॉर्म भर रहे थे तो आपने तीन कॉपीज कराई थी ना, तो जो तीसरा सेट आपने फोटोकॉपी का बनाया था उस सेट को, जो फॉर्म की फोटोकॉपी आपने कराई तस्वीर लगाने के बाद, वो फोटोकॉपी फॉर्म की और ये सेट, इसको स्टेपल करके अपने पास सेफ रख लें, ताकि आपको पता हो कि आपने ये चीजें सबमिट की हैं, ये आपके लिए है, ठीक है। और बीडीएस का कराया है तो बीडीएस का भी फॉर्म की फोटोकॉपी करा के उसका एक डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के सेट के साथ उसको स्टेपल करके रख ले। तो ये दोनों एमबीबीएस का फॉर्म, बीडीएस का फॉर्म और बोले का डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज आपके पास रहेंगी, जो एविडेंस होगा कि आपने ये फॉर्म भरा है। तो एमबीबीएस का फॉर्म भी इस तरह से बनना है, बीडीएस का भी इस तरह से बनना है। अब इसके बाद आप फाइल के ऊपर अपना, फाइल बंद करके फाइल के ऊपर अपना नाम लिखेंगे, प्रॉपर पूरा नाम, कंप्लीट नेम एज पर योर मैट्रिक मार्कशीट या मैट्रिक सर्टिफिकेट, या जो आपके वो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लेवल्स के, उसमें जो आपका नाम है स्पेलिंग है वो ही आप लिखेंगे। उसके नीचे आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। उससे नीचे आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। आप लिखेंगे कि आप कराची, सिर्फ आप कराची के तो कराची, या खैरपुर या जामशोरो या ठट्टा, जहां के भी आप वो लिखेंगे। उससे नीचे आप अपनी टैग यूनिवर्सिटी लिखेंगे। जैसे कराची वाले बच्चे टैग है डाउ से, तो लिखेंगे DUHS। और हैदराबाद के जामशोरो के बच्चे जो ना टैग्ड है लम्स है, वो लम्स लिखेंगे। लाड़काना वाले बच्चे, सक्कर वाले बच्चे शहीद मोहतरमा मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखेंगे, ठीक है। और उसके नीचे फिर एमबीबीएस की फाइल पर एमबीबीएस लिखे, बीडीएस की फाइल पर बीडीएस लिखे। और उसके नीचे अपना नंबर, मोबाइल नंबर, करेक्ट मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो ये मैंने क्या क्या बताया, नाम आपका, फादर नेम, उसके नीचे जो है ना भाई अपना डिस्ट्रिक्ट, जो शहर है आपका वो, ये तीन चीज हो गई। चौथी चीज एमबीबीएस की फाइल में एमबीबीएस, बीडीएस की फाइल में नहीं। चौथी चीज एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, ये जिससे आप टैग्ड है। और पांचवी चीज एमबीबीएस के लिए फाइल थी तो एमबीबीएस, बीडीएस के लिए फाइल थी तो बीडीएस। और फिर लास्ट अपना नंबर, छह चीजें आपने फाइल पे लिखनी है। और फिर ये फाइल को लेकर जाके लेपर्ड कुरियर वालों के पास लेके जाएंगे। उनसे बोलेंगे, उनको 3500 रुपये देंगे। वो 3500 रुपये आप जो देंगे ना आप, तो वो आपको रसीद देंगे। जो दो रसीद होंगी उनमें से एक रसीद आप अपने पास रखेंगे, और दूसरी रसीद, देखिए भाई फोटोकॉपी कराने की एविडेंस के तौर पे जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि वो दो रसीद दे रहे हैं, एक आपके पास ही है। जो दूसरी रसीद होगी वो रसीद आपने पंच करके फॉर्म के ऊपर लगा देनी है। तो यूं सबसे ऊपर रसीद होगी, उससे नीचे फॉर्म होगा, उससे नीचे दो डॉक्यूमेंट्स के सेट होंगे। और फिर ये जो फाइल है लगाने के बाद पंच करके रसीद को फाइल में, इस फाइल को वो एक एनवलप देंगे। एनवलप में फाइल को डालकर एनवलप पे भी यही सारी चीजें, अपना नाम, अपने फादर का नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी टैग यूनिवर्सिटी जिससे आप टैग्ड हैं, और प्रोग्राम एमबीबीएस या बीडीएस में से जो भी है, ये आपने लिखकर वो उनको हवाले कर देना है। तो यूं ये जो है ना भाई फाइल, अ, वो जिस यूनिवर्सिटी से आप टैग्ड है वो वहां तक पहुंचा देंगे। ये काम आपने 17 तारीख तक करना है, डॉक्यूमेंट्स का हवाले से और फॉर्म के हवाले से। ये
उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज की इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब मिला होगा जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। मैं बेटा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। तमाम लोग जो कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से परेशान हैं तक ये वीडियो पहुंचाए, ताकि वो गलती ना करें और वो ठीक तरह से फॉर्म भर सके। इंशाल्लाह बेटा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म फिल करना और उसको सबमिट करने का तरीका समझाऊंगा और उसका प्रिंट आउट और सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मेरी दूसरी वीडियो का वेट कीजिएगा। उस वक्त तक अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखिएगा। आप सबका बेटा बहुत बहुत शुक्रिया।